आप लोगों को हम अक्षांश दृष्टि से जलवायु प्रदेशों के बारे में बताने का प्रयास करते हैं और जिसको हम चित्र के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। आप लोगों के सामने हम ग्लोब को बना रहे हैं और इसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ की जैसा कि आप लोगों को मालूम भी होना चाहिए कि पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली जो काल्पनिक रेखा है, उस काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। उसे विषुवत रेखा के साथ साथ उसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी को दो भाग में बांट रहे हैं। इस विषुवत रेखा के अगर हम दक्षिण में जाएंगे, जिसको हम 23.5 अक्षांश से दर्शाते हैं, तो इसे हम मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा को जो एक तरह से दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है। और विषुवत रेखा के उत्तरी दिशा में अगर हम बढ़ते हैं तो हमको कर्क रेखा मिलती है, जो कर्क रेखा को भी हम 23.5 अंश से दर्शाते हैं। कर्क रेखा को हम उत्तरी गोलार्ध में भी स्थित मान सकते हैं। इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद में जो आगे की रेखा बन रही है या वृत्त बन रही है, उसको हम 66.5 अंश से दर्शाते हैं। दोनों एरिया में इसको हम बोलते हैं 66.5 से लेकर 90 के बीच में जो स्थिति बनती है उसको हम ध्रुव कहते हैं। पहले तो हम ये क्या कहेंगे कि 0 अंश से लेकर 66.5 अंश के बीच में दक्षिणी दिशा में रहेंगे तो दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, और 0 से लेकर 66.5 अंश के बीच में हम उत्तर की दिशा में हैं तो वहाँ हम बोलते हैं उसको उत्तरी गोलार्ध। 66.5 से लेकर 90 के बीच में और दक्षिण दिशा में भी 66.5 से लेकर 90 के बीच में हम ध्रुव कहते हैं। पहले हमको एक जानकारी ये भी मिल रहा है कि 0 से लेकर 66.5 के बीच में उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, इसको गोलार्ध कह सकते हैं। और दक्षिण के दिशा में भी 0 से लेकर 66.5 के बीच में हम इसको हम कह सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं इसको। और एक जानकारी हमको और मिल जाएगा यहाँ पे कि 66.5 से लेकर 90 के बीच में हम बोलेंगे क्या? दोनों दिशा में, दोनों गोलार्धों में उसको हम बोलेंगे ध्रुव कहते हैं। मेरे में हमको एक क्लियर हो गया कि 66.5 से लेकर 90 के बीच में ध्रुव होता है दोनों गोलार्ध में। यूँ कह सकते 0 से लेकर 66.5 के बीच में हम दोनों दिशा में जाएंगे तो उत्तर में जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध। अब हम जलवायु प्रदेशों का निर्धारण कर सकते हैं। जो ये एरियाज है जो 0 से लेकर दोनों दिशा में, जिसको हम 23.5 अंश से दर्शा रहे हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं ये ऐसा एरियाज होगा या ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पर सिर्फ गर्मी होगा या यूँ कह सकते ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। इसी एरिया में आप देखेंगे आपका अफ्रीका महाद्वीप स्थित है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप भी पाए जाते हैं, और एशिया का जो जिसको कहते हैं कि इंडोनेशिया या भारत का दक्षिणी भाग से ये स्थिति दर्शाएगा। इस एरिया को हम बोलते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि 0 से लेकर 23.5 अंश अक्षांश के बीच में हम कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु, जिसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु। ये स्थिति बन रही है आपको। उसके बाद में आ रहा है कि 23.5 से लेकर 66.5 के बीच, 23.5 से 66.5 के बीच में जिसको हम कहते हैं कि उपोष्णकटिबंधीय जलवायु या समशीतोष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। उपोष्णकटिबंधीय और या समशीतोष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। जलवायु कहते हैं कहने मतलब ऐसा एरिया है, इस क्षेत्र में
जो भी देश है स्थित है वहाँ पर कुछ महीनों की ठंड होगी और अधिकांश महीनों में गर्मी की स्थिति पाई जाती है। तो हम उसको ऐसे दर्शा देंगे, उसको दोनों साइड इसको। यहाँ पर एक अच्छा ये है कि इस एरिया को पूरी तरह से विकसित तो नहीं कर सकते, बट विश्व में जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं इसी क्षेत्र में जो 23.5 से लेकर 66.5 अंश के बीच में उगाई जाती है, जैसे गेहूँ का फसल हो गया, चावल की फसल हो गया, मक्के की फसल हो गया। यद्यपि इस एरिया में जो फसलें उगाई जाती उसमें रसदार फल जैसी स्थिति पर हमको उपलब्ध हो सकते हैं। एक और एरिया हम देखते हैं कि 66.5 से लेकर 90 अंश अक्षांश के बीच को हम बोलते हैं शीत कड़बंध। कहने मतलब ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर सिर्फ ठंडी होती है, या यूँ कह सकते हैं कि ठंडी वाले जो प्रदेश है, जैसे यूरोप का मतलब है, पूरा यूरोप 66.5 से लेकर 90 के बीच में स्थित है। कनाडा, अगर उत्तरी अमेरिका में कनाडा का देश है, कनाडा को हम देखते हैं तो कनाडा भी इसी स्थिति में पाया जाएगा, या रूस का पूरा हिस्सा इसी शीत कड़बंध में स्थित है। और जिसको कहते हैं एशिया का जो चीन का है या भारत के कुछ हिस्से, तो इसको भी हम 66.5 से लेकर 90 के बीच में दर्शाते हैं, जहाँ पर शीत कड़बंधीय जलवायु की एक विशेषता ये है कि शीत कड़बंधीय क्षेत्र में हमको फसलें तो नहीं उगा सकते, बट यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है जैसे हमको मनुष्य को फायदा हो सकता है। इसको हम इसको स्थिति से दर्शा रहे हैं। इस स्थिति में यहाँ पर मनुष्य के जीवन यापन करना थोड़ा से मुश्किल होते हैं, उसको हम इस तरह से दर्शा रहे हैं। इस एरिया में हम देखेंगे कि बर्फ ही जमा रहता है या बर्फ की स्थिति हमेशा बनी रहती है, और मनुष्य का जीवन यापन इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि इन क्षेत्रों में फसलों का उत्पादन न के बराबर होता है। अगर हो भी सकता है तो कुछ हद तक, जिसको कहते हैं कि शीत कड़बंध में पाए जाने वाली जो फल होते हैं जैसे अनानास हो गया या सेब हो गए, तो इन स्थिति से या इस जलवायु में ऐसी फसलों को उगाते हैं जो जैसे चुकंदर का आ जाती है, जिसके द्वारा यूरोप के सारे देश या यूँ देश कुछ देश चीनी का उत्पादन करते हैं। चलिए आज हम लोग आप लोगों को अक्षांशीय दृष्टि से जलवायु प्रदेशों के बारे में बताने का प्रयास करते हैं, और जिसको हम चित्र के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। आप लोगों के सामने हम ग्लोब को बना रहे हैं और इसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ की जैसा कि आप लोगों को मालूम भी होना चाहिए कि पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली जो काल्पनिक रेखा है, उस काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। उसे विषुवत रेखा के साथ साथ उसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा इस रेखा से क्योंकि पृथ्वी को दो भाग में बांट रहे हैं। इस विषुवत रेखा के अगर हम दक्षिण में जाएंगे, जिसको हम 23.5 अक्षांश से दर्शाते हैं, तो इसे हम मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा को जो एक तरह से दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है, और विषुवत रेखा के उत्तरी दिशा में अगर हम बढ़ते हैं तो हमको कर्क रेखा मिलती है, जो कर्क रेखा को भी हम 23.5 अंश से दर्शाते हैं। कर्क रेखा को हम उत्तरी गोलार्ध में भी स्थित मान सकते हैं। इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद में जो आगे की रेखा बन रही है या वृत्त बन रही है, उसको हम 66.5 अंश से दर्शाते हैं। दोनों एरिया में इसको हम बोलते हैं 66.5 से लेकर 90 के बीच में जो स्थिति बनती है उसको हम ध्रुव कहते हैं। पहले तो हम ये क्या करेंगे कि 0 अंश से लेकर 66.5 अंश के बीच में दक्षिणी दिशा में रहेंगे तो दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, और 0 से लेकर 66.5 अंश के बीच में हम उत्तर की दिशा में हैं तो वहाँ हम बोलते हैं उसको उत्तरी गोलार्ध। 66.5 से लेकर 90 के बीच में और दक्षिण दिशा में भी 66.5 से लेकर 90 के बीच में हम ध्रुव कहते हैं। पहले हमको एक जानकारी ये भी मिल रहा है
66.5 के बीच में उत्तरी गोलार्ध कहते हैं इसको, गोलार्ध कह सकते हैं। और दक्षिण के दिशा में भी 0 से लेकर 66.5 के बीच में हम इसको हम कह सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं इसको। और एक जानकारी हमको और मिल जाएगा यहाँ पे कि 66.5 से लेकर 90 के बीच में हम बोलेंगे क्या, दोनों दिशा में, दोनों गोलार्धों में, उसको हम बोलेंगे ध्रुव कहते हैं। मेरे मतलब हमको एक क्लियर हो गया कि 66.5 से लेकर 90 के बीच में ध्रुव होता है दोनों गोलार्ध में। यूँ कैसे तो 0 से लेकर 66.5 के बीच में हम दोनों दिशा में जाएंगे तो उत्तर में जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध। अब हम जलवायु प्रदेशों का निर्धारण कर सकते हैं। जो ये एरियाज है जो 0 से लेकर दोनों दिशा में, जिसको हम 23.5 अंश से दर्शा रहे हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं, ये ऐसा एरियाज होगा या ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पर सिर्फ गर्मी होगा या यूँ कह सकते ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। इसी एरिया में आप देखेंगे आपका अफ्रीका महाद्वीप स्थित है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप भी पाए जाते हैं, और एशिया का जो जिसको कहते हैं कि इंडोनेशिया या भारत का दक्षिणी भाग से ये स्थिति दर्शाएगा। इस एरिया को हम बोलते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि 0 से लेकर 23.5 अंश अक्षांश के बीच में हम कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु, इसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु। ये स्थिति बन रही है आपको। उसके बाद में आ रहा है कि 23.5 से लेकर 66.5 के बीच, 23.5 से 66.5 के बीच में जिसको हम कहते हैं कि उपोष्णकटिबंधीय जलवायु या समशीतोष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। उपोष्णकटिबंधीय और या समशीतोष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं, जलवायु कहते हैं। कहने मतलब ऐसा एरिया है, इस क्षेत्र में जो भी देश है स्थित है वहाँ पर कुछ महीनों की ठंड होगी और अधिकांश महीनों में गर्मी की स्थिति पाई जाती है। तो हम इसको ऐसे दर्शा देंगे, उसको दोनों साइड में इसको। यहाँ पर एक अच्छा ये है कि इस एरिया को पूरी तरह से विकसित तो नहीं कर सकते, बट विश्व में जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं इसी क्षेत्र में जो 23.5 से लेकर 66.5 अंश के बीच में उगाई जाती है, जैसे गेहूँ का फसल हो गया, चावल की फसल हो गया, मक्के की फसल हो गया। यद्यपि इस एरिया में जो फसलें उगाई जाए उसमें रसदार फल जैसी स्थिति पर हमको उपलब्ध हो सकते हैं। एक और एरिया हम देखते हैं कि 66.5 से लेकर 90 अंश अक्षांश के बीच को हम बोलते हैं शीतकटिबंध। कहने मतलब ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर सिर्फ ठंडी होती है, यूँ कह सकते हैं कि ठंडी वाले जो प्रदेश है, जैसे यूरोप का मतलब है, पूरा यूरोप 66.5 से लेकर 90 के बीच में स्थित है। कनाडा, अगर उत्तरी अमेरिका में कनाडा का देश है, कनाडा को हम देखते हैं तो कनाडा भी इसी स्थिति में पाया जाएगा, या रूस का पूरा हिस्सा इसी शीतकटिबंध में स्थित है। और जिसको कहते हैं एशिया का जो चीन का है या भारत के कुछ हिस्से, तो इसको भी हम 66.5 से लेकर 90 के बीच में दर्शाते हैं, जहाँ पर शीतकटिबंधीय जलवायु की एक विशेषता ये है कि शीतकटिबंधीय क्षेत्र में हमको फसलें तो नहीं उगा सकते, बट यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है जैसे हमको मनुष्य को फायदा हो सकता है। इसको हम स्थिति से दर्शा रहे हैं। इस स्थिति में यहाँ पर मनुष्य के जीवन यापन करना थोड़ा से मुश्किल होते हैं, उसको हम इस तरह से दर्शा रहे हैं। इस एरिया में हम देखेंगे कि बर्फ ही जमा रहता है या बर्फ की स्थिति हमेशा बनी रहती है, और मनुष्य का जीवन यापन इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि इन क्षेत्रों में फसलों का उत्पादन न के बराबर होता है। अगर हो भी सकता है तो कुछ हद तक, जिसको कहते हैं कि शीतकटिबंध में पाए जाने वाली जो फल होते हैं, जैसे अनानास हो गया या सेब हो गए, तो इन स्थिति से या इस जलवायु में ऐसी फसलों को उगाते हैं जो जैसे चुकंदर का
आ जाती है, जिसके द्वारा यूरोप के सारे देश या यूरोप देश कुछ देश चीनी का उत्पादन करते हैं।